बहुत बहुत स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हैं शो को लेकर, और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई हफ्तों से हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे परिवर्तनों की जो देश में हो रहे हैं, और जाहिर तौर पे उनका पूरा असर रियल एस्टेट पर भी आ रहा है। तो अपनी इसी पेशकश को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और बात करने जा रहे हैं अपने इंडिया रियल एस्टेट स्पेशल एपिसोड में, और वो है मोदी जी के 100 सपनों का, जो 100 शहरों का, 100 स्मार्ट सिटीज का, 100 न्यू स्मार्ट सिटीज का जो सपना है, जो उन्होंने बात कही है, वो कैसा है, उसमें क्या चीजें शामिल है, कैसे होंगे 100 नए शहर, कैसे बनाए जाएंगे, इनमें क्या खास होगा, स्मार्ट के नाम पर क्या चीजें होंगी। और जो एक और बात उन्होंने कही है कि यहाँ पर वो 2022 तक देश के हर परिवार को एक पक्का घर देंगे। तो ये बातें धरातल पे कैसे उतरेंगी, क्या कुछ करना होगा, क्या प्लानिंग है उनकी, इन सब पे आज हम अपनी बातचीत करेंगे। उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। अमित गोयनका साहब, हमारे वन ऑफ द प्रॉपर्टी गुरु और इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट भी हैं। साथ में अरविंद नंदन जी, जो कि प्रॉपर्टी के जानकार हैं, प्रॉपर्टी गुरु पे आप इन्हें लगातार देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस खास बातचीत की। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और मैं इसी बात से शुरुआत करूंगा कि मोदी जी जब अपने भाषण में पिछले कुछ दिनों में बोल रहे हैं कि अगर हम एक पॉलिसी के तौर पे देखें तो जो पिछली सरकारें आई हैं उसमें हमने देखा कि अर्बनाइजेशन को लेकर चिंता थी कि भाई बहुत माइग्रेशन हो रहा है, शहरों पे लोड बढ़ रहा है और ये सारी बातें, लोग गांव छोड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इसे हमें एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए, मौके के तौर पे देखना चाहिए, और बात रखी कि हम 100 नए शहर बनाएंगे। तो यहाँ पर अरविंद जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ कि इस विजन को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बाकी की पॉलिसी से बिल्कुल अलग है। वैसे बात बिल्कुल सही है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जरूरत है अगर हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है आगे। अगर पिछले 10 वर्षों के ही ट्रेंड्स को देखें तो जो टाउन्स हैं या जो अर्बन एरियाज हैं वो लगभग 55%, 54% बढ़ चुके हैं। आबादी भी इसी तरह, जो आज से कुछ दशक पहले 17% अर्बन थी, वो अब करीब 32% अर्बन हो चुकी है। तो ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसको कि आपके लिए रोकना या रोकने की कोशिश करना मेरे ख्याल है एक नेगेटिव स्टेप होगा। आपको इसमें भागीदार बनना है। और अगर आप एक वृहद पैमाने पर भी देखें तो अगर देश का विकास करना है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है या इस तरह की टर्शियरी एक्टिविटीज बढ़ानी है, तो अर्बन एरियाज को तो बढ़ाना ही होगा। अब उसको बढ़ाने के लिए क्या उपाय हैं आपके पास या क्या एनेबलिंग फैक्टर्स हैं, वो सारे हम चर्चा में डाल सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि अर्बनाइजेशन को आगे बढ़ाना होगा और जो अपने आप ऑर्गेनिकली हो रहा है उसका भागीदार भी बनना होगा। राइट। तो जैसे आप कह रहे हैं 32% की आबादी करीब यहाँ पर शहरों में रहती है, 2050 का अनुमान है कि 50% से ज्यादा लोग शहरों में आ जाएंगे। तो ये जो आइडिया है, ये तो बात है कि भागीदारी के तौर पे देखा जा रहा है, कितना फिजिबल लगता है अमित जी आपको? क्या आसान होगा ऐसे 100 नए शहरों को खड़ा कर देना? आसान तो कुछ भी नहीं है, मगर इसका रोल मॉडल हम ऑलरेडी, अगर हम चाइना की तरफ देखें तो हम देख चुके हैं कि जहाँ पे पहले से 2 मुख्य शहर थे, जो एक मुंबई के बतौर शहर था शंघाई, या दिल्ली के बतौर शहर था बीजिंग, और अब उसके आगे अब हमने देखा है कि 50 नए शहर ऑलरेडी बड़े पैमाने में काम कर रहे हैं, जहाँ पे इर्द गिर्द मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कोर एक्टिविटी है, और उसके चलते पूरे के पूरे शहर बसे हैं। उसके चलते जो रूरल पॉपुलेशन वो अर्बनाइज हुई है, उतने पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। तो हमने कई कंट्रियों में ऐसी ऑलरेडी एक प्रेसिडेंस देखी भी है, कैसे हमने एक दर्शाया गया है कई और जगहों पे। तो ये नामुमकिन नहीं है। ये एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है, एक मार्गदर्शक की जरूरत है जो इस बिल को आगे बढ़ाए। तो ये डेफिनेटली हो सकता है। क्या ये अगले 5 सालों में मुमकिन होगा? शायद नहीं, शायद हो सकता है 1 दशक या उससे ज्यादा लग जाए, मगर मुमकिन डेफिनेटली है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे पास एक यंग डेमोग्राफी है, और उन्होंने 3 Ds की बात की या जो प्रेसिडेंशियल स्पीच थी, तो कई सारी ये जो बातें की हैं ये काफी अहम है, और काफी इसको मुख्य तरीके से अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो डेफिनेटली अर्बनाइजेशन की डिमांड तो बनती है। और अर्बनाइजेशन की डिमांड जो है वो सिर्फ एग्जिस्टिंग शहरों, चाहे वो 10 या 12 शहर हो, उनके चलते नहीं हो सकती। नई सिटीज का निर्माण करना तो अनिवार्य है। नई सिटीज को बनाना जरूरी, लेकिन यहाँ पर अरविंद जी बहुत बड़ी 2 चीजें जो होंगी, पहली तो लैंड की सप्लाई और दूसरा उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको कैसे सुनिश्चित करेगी सरकार, क्योंकि जो अभी मौजूदा कानून है वैसे ही वो काफी टफ हो चुका है, जो लैंड एक्विजिशन बिल के बाद, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत बड़ा काम करना होगा। देखिए, ये तो तय है कि अगर आप शहर बनाएंगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूरी बनाना होगा। शहर सिर्फ लोगों के जमा हो जाने से नहीं बन जाते। सेंसस की भी अपनी जो डेफिनेशंस हैं उनमें कुछ तो स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, कुछ सेंसस टाउन्स हैं। आप सिर्फ सेंसस टाउन्स बनाकर अर्बनाइजेशन नहीं कर सकते।
आंकड़ों के तौर पर अगर देखें विपिन जी से, आज शहरी आबादी लगभग 38 करोड़ के आसपास है। हम कहते हैं 2050 तक करीब आधी आबादी भारत की शहरों में होगी, यानी कि लगभग 80-85 करोड़ शहरों में होगा। आज से 35 वर्षों में ये 40 के आसपास जो है ये बढ़कर 45 और जुड़ जाएगा। तो सिर्फ लोगों के जमा करने से तो होगा नहीं, इसके लिए दो काम करने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से भी पहले लोग जमा होकर करेंगे क्या? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए। उसके लिए आपको या तो स्टील प्लांट लगाने होंगे या मैन्युफैक्चरिंग लगानी होगी। शहर तब बनते हैं जब कोई इकोनॉमिक फोकस हो, कोई एक्टिविटी हो। सिर्फ रियल एस्टेट बनाने से या सिर्फ जमीन अक्वायर करने से शहर नहीं बन जाते। अब बात आती है कि जमीन कैसे अक्वायर होगी। मान लीजिए आपने इकोनॉमिक इंजन लगा भी दिए, उसके लिए आपको पॉलिसीज पे काम करना होगा। एक अच्छी बात यह है कि पिछली सरकार ने जाते जाते एक लैंड एक्विजिशन पॉलिसी पर काम तो कर दिया। हालांकि इस समय ये चर्चा हो रही है कि उसमें और सुधार की जरूरत है और किस तरह स्टेट्स और सेंटर के बीच में एक बैलेंस बनाया जाए ताकि दोनों मिलजुल कर एनेबल कर सके। तो काम बहुत है इसमें। जैसा अमित जी कह रहे थे, ये अगले आने वाले 5-6 वर्षों में होना या 2022 तक हो जाना काफी मुश्किल काम होगा। मेरे ख्याल से अचरज भरा काम होगा अगर कर लिया तो इसको करने में 10-12 साल लगेंगे। लेकिन अगर आपने आज शुरुआत कर दी है तो हो सकता है 10-15 वर्षों में आप वहां पहुंच जाएं कि आप 2050 की जरूरत को पूरा कर सकें। अगर ये 4-5 साल व्यर्थ हो गए, वेस्ट हो गए, तो फिर बहुत मुश्किल है इस काम को। तो यहाँ पर जैसे अरविंद जी कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी होगा, तो जो गिफ्ट सिटी एक हम देख रहे हैं गुजरात में जिसकी चर्चा अक्सर होती रहती है, वो भी क्या मोदी जी के इसी विजन का एक छोटा सा हिस्सा लगती है? वहीं पे कुछ उन्होंने काम गुजरात में उस तरीके से शुरू किया था कि योजना तो उसी तरीके से बनाई गई थी कि एक नए क्वाज़ाई शहर या एक छोटा सा टाउनशिप की वहाँ पे एक निर्माण बने और जो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बने। बिकॉज कई वर्षों तक गुजरात में इनवर्ड माइग्रेशन नहीं था, कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रेड नहीं था। और जब सबसे पहले सानंद बना कई वर्षों बाद, तो एक सडनली इकोनॉमिक स्पर्ट हुआ, एक सडनली एक लोकल एक्टिविटी बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। तो उसी तौर से एक फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का क्रिएट करना या एक इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रिक्ट का क्रिएट करना, जैसे हमने हैदराबाद में कोशिश देखी है या कई और शहरों में कोशिश देखी है कि एक फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बने जहाँ पे दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट बैंक्स या इन्वेस्टमेंट कंपनीज या एक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको वहाँ पे एक जगह प्राप्त हो। बट ये जो गिफ्ट सिटी का जो काम है वो पिछले 10 साल से ये ड्राइंग बोर्ड पे है। इतना आसान नहीं हुआ है कई सारे इश्यूज की वजह से। तो डेफिनेटली ये वो विजन के चलते तो है, मगर क्या वो अभी तक सक्सेसफुल हो पाया उसका तो अभी तक हमको प्रमाण नहीं मिल पाया। मगर अगर हम गिफ्ट सिटी से हटकर अगर जो की इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जैसे अरविंद ने ठीक बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है या इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जो हमने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक जो डेवलपमेंट देखा है वो इस सपने को साकार करने में काफी बड़ा योगदान दे सकता है। बिकॉज अगर आप देखें तो इसमें तकरीबन 5 स्टेट्स अभी काफी जोर शोर से जुटे हुए हैं। उसमें गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, एमपी भी है और नॉर्दर्न स्टेट्स भी हैं। तो उन्होंने अब एक जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बतौर एक जो काम शुरू किया है, अब उसको साकार करने का समय है। अगर आप इस विजन को आप रियलिटी में देखना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास लैंड अवेलेबल है। अब इनके पास जापानीज कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन का टाई अप हुआ है। इस बार भी बात हुई कि जापानीज इंटरवेंशन से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, खुद अकेले नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली वहाँ पे क्योंकि आप टैक्स इंसेंटिव दे रहे हैं, आप एक इंडस्ट्रियल फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, अब कई ऐसी सुविधाएं बना रहे हैं जिसकी वजह से यातायात बढ़े, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़े, जहाँ पे लोगों को अपने प्लान सेटअप करने में मदद मिले। तो क्योंकि हर स्टेट इसमें पार्टनरशिप कर रहा है, तो इफेक्टिवली ये एक काफी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसको अगर आप फास्ट ट्रैक करें तो ये एक सिंगल मात्र प्रोग्राम ही आपके 50% आपके विजन को पूरा कर सकता है। राइट, चलिए, तो ये तो हमने देखा कि किस तरीके से इस विजन का 100 स्मार्ट सिटीज का एक आधार बनेगा, कैसे बात आगे जाएगी। लेकिन अब ये स्मार्ट सिटीज कैसी होंगी, क्या खास होगा इनमें दूसरे शहरों के मुकाबले, ये चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो नए शहरों की प्लानिंग की बात हो रही, मोदी जी का जो विजन है, जो सपना है हमारे नए प्रधानमंत्री का, वो कैसे धरातल पर आएगा, उससे देश का रूप और मानचित्र कैसे बदलेगा। अमित जी, अब जबकि 100 नए शहर यहाँ पर बनाए जाएंगे और काफी हमने बातें की कि कैसे प्लानिंग की जाएगी और किस तरीके से सब कुछ कोऑर्डिनेशन के साथ होगा, लेकिन जहां तक रियल एस्टेट की बात है, जब आप इतने सारे लोगों को एक नई जगह देंगे, यानी काफी कंस्ट्रक्शन होगा, घर का भी, दुकानों का भी, ऑफिसेज का भी, हर तरह का, रियल एस्टेट सेक्टर को इससे कितना बूस्ट मिलेगा?
देखिए बूस्ट एज एन इंडस्ट्री तो 100% मिलेगा ही, क्योंकि नया जब उद्योग आता है, नया कंस्ट्रक्शन का अपॉर्चुनिटी बनती है तो डेफिनेटली रोजगार बढ़ता है, आमदनी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ता है, सेक्टरल ग्रोथ बढ़ती है, तो डेफिनेटली उसका एक इंडस्ट्री पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और पूरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर या और मटेरियल सेक्टर के ऊपर भी उसका डेफिनेटली उसका ग्रोथ का इम्पैक्ट तो आएगा ही। मगर उसके चलते जो आज के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी मुझे कंप्रेशन आता दिखेगा, बिकॉज जितना मास वॉल्यूम में काम होता है वो फिर वो वॉल्यूम बिजनेस बनता है, जैसे बाकी कमोडिटी सेक्टर्स में होता है। तो आज जैसे रियल एस्टेट में एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत कम है और डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच होते हुए आज की जो फंडामेंटल लिमिटेशंस हैं या जो स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस हैं उनके चलते हुए एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करने की अपेक्षा से इन्वेस्टर्स आते हैं या घर खरीदने वाले भी आते हैं, सोचते हैं कि हमारा घर 2 या 3 साल में दुगना या तिगने भाव में बिकने लगेगा, जो ऑब्वियसली अब नॉर्मल है। तो एक नॉर्मलाइजेशन वाला सिनारियो आएगा जो बाकी जो आपके एसेट क्लासेस हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं, उसके एक लाइन में चलने लगेगा जैसे पूरी दुनिया में चलता है। अगर आपका इक्विटी मार्केट से 20% या 15% से ज्यादा सालाना ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो सिमिलरली रियल एस्टेट जो 25 से 30% ग्रोथ है वो उस प्राइस में एटलीस्ट उतना नहीं ग्रो पाएगा, और वो भी प्राइस पॉइंट्स हैं वो कुछ चंद शहरों तक लिमिट होंगे, बिकॉज अब सप्लाई क्रिएशन होगी, अपॉर्चुनिटी क्रिएशन होगी, तो इंडस्ट्री एज अ होल साइज में बढ़ेगी, बट जो मार्जिन होंगे वो डेफिनेटली कंप्रेस होंगे, जिसकी वजह से डेफिनेटली एडवांस साइड अफोर्डेबिलिटी आएगी, कुछ नए शहरों में नए शहर बसेंगे, जैसे हमने एनसीआर रीजन में काफी हद तक इसका हमने प्रमाण देखा था कि जहाँ 2-3 शहर से बढ़कर तकरीबन 10 शहर तक हो गए थे, जहाँ पे काफी भारी मात्रा में अर्बनाइजेशन हुई और उसकी वजह से प्राइस रैशनलाइजेशन हुई थी। तो सिमिलरली ऐसे और भी रीजन में हमको देखने मिल सकता है जहाँ पे प्राइस रैशनल हो और एक ऑल्टरनेट अकोमोडेशन या ऑल्टरनेट एनवायरनमेंट का एक निर्माण होने की वजह से जो प्रेशर पॉइंट्स हैं मेन मुख्य शहरों पर वो ईज आउट होते दिखेंगे। तो एक थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी फैक्टर डेफिनेटली बनेगा, एक ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी फॉर लिविंग और वर्क बनेगी, और एज अ होल ऑब्वियसली इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर है, कंज्यूमर के लिए बहुत बेहतर है। हैविंग सेड दैट, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस भी रैशनलाइज करनी होंगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रैशनलाइज करना होगा। चलिए इसके अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए। अंतिम प्रश्न मेरा ये होगा आपसे अरविंद साहब की, इसी में एक और प्रश्न निहित है कि 2022 तक जब देश 75वीं वर्षगांठ बना रहा होगा अपनी स्वतंत्रता की, सबको घर देने की बात कहेगी, ये कितना आपको लगता है कि हकीकत में परिवर्तित हो पाएगा? क्योंकि बहुत बड़ा काम है, शायद 100 शहरों को बनाने से भी ज्यादा बड़ा काम, बहुत बड़ा काम है, और तो दोनों एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू भी हैं लेकिन पृथक भी हैं। आज जो हाउसिंग शॉर्टेज है वो इतनी ज्यादा, आंकड़े हालांकि अलग अलग एजेंसी से अलग अलग मिलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि 27-28 मिलियन की हमारी शॉर्टेज है। ये बना पाना अपने आप में एक मेरा ख्याल है बहुत हरक्यूलियन टास्क है। मुझे लगता है इसमें दिक्कतें बहुत आएंगी। सबसे पहले तो ये है कि आपको शहरों में जो लैंड अक्वायर करनी है वो उतनी आसान नहीं है, और जो रूरल एरियाज में अक्वायर करनी है उसके लिए एक अलग पहलू है। मेरे ख्याल से हमें इंतजार करना होगा। मेरा अभी पूरी तरह विश्वास नहीं बन पाया है कि शायद हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन अगर हम इसका 3/4 भी करीब पूरा करें तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। एक आखिरी बात और कहना चाहता था विपिन जी, वो ये कि 100 शहर जो बनने की बात हो रही है वो ऐसा नहीं कि सारे के सारे 100 एक साथ आ जाएंगे, ये एक वेव में आता है। पहली वेव जो आएगी वो अगर हमारी इकोनॉमिक जो अपटर्न है उसके साथ कोइंसाइड हो गई तो उसका एक अलग बिहेवियर होगा, लेकिन जो दूसरी वेव आएगी, मान लीजिए वो इकोनॉमिक डाउनटर्न के साथ कोइंसाइड होती है, तो वो एक उसमें एक अलग प्राइस का इम्पैक्ट आता है। तो ये 3 या 4 वेव्स में 100 शहर बन पाएंगे या हाउसिंग बन पाएगी, ये सारे के सारे हो सकता है इकोनॉमी को या प्राइसेस को एक तरह से इम्पैक्ट ना कर पाए। तो ये मेरे ख्याल में मुश्किल काम है, और हमें ये जरूर ध्यान रखना होगा कि किस समय इकोनॉमिक साइकिल को हम राइड कर रहे हैं या किस समय उसके विरुद्ध जा रहे हैं। चलिए, तो काम यहाँ थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जैसा चर्चा की शुरुआत हुई थी कि संभव सब कुछ है, बस ये देखना होगा कि प्रॉपर प्लानिंग हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो और एक पॉलिटिकल विल हो, जो हमें लगता है कि शायद अब उसका वक्त देश में शुरुआत हो चुकी है। तो हम ये भी देखते हैं आगे चलते हुए कि शायद ये जो 100 नए शहर हैं और जो सबको घर की बात है, ये सपना भी देर सवेर शायद सच होता हुआ दिखाई देगा। आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया, और आपका भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।